माँ और पत्नी को खुश करने के चक्कर में मनीष ऐसे पिस रहा था जैसे दो पाटों के बीच घुन पिसता है। इसी प्रकार परेशान होते होते जब काफी समय हो गया तो उसने सोचा कुछ ना कुछ उपाय तो फिलहाल निकालना ही पड़ेगा, अन्यथा जिंदगी नरक बन जाएगी। कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे सांप भी मर जाए और लाठी टूटने की आवाज भी न आए। और वह ऐसा रास्ता पाने में सफल हो गया। तब उसने राहत की एक गहरी सांस ली। जब से मनीष की शादी हुई थी तभी से वह पत्नी और माँ दोनों की बातों से इतना अधिक परेशान था, समझ नहीं रहा था कि क्या करे। मनीष मार्केटिंग में MBA था। एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर कार्य कर रहा था। वह पहाड़ी इलाके का रहने वाला था। उसने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की थी और वहीं पर कंपनी में नौकरी मिल गई थी। मनीष अपने पिता को बचपन में ही खो चुका था। माँ एक पहाड़ी परिवार से थी। वह काफी परिश्रमी तथा आत्मनिर्भर थी, जैसे कि पहाड़ी लोग हुआ करते हैं। पति का स्वर्गवास होने के बाद वह मनीष के साथ दिल्ली आ गईं। एक स्कूल में टीचर की सर्विस करने लगी और उस पैसे की सहायता से मनीष को पढ़ाती थी। मनीष अच्छी नौकरी कर रहा था, सैलरी भी ठीक थी। माँ को अब मनीष की शादी की चिंता होने लगी थी और उन्होंने 1 साल के अंदर अच्छी सुशील तथा सुंदर लड़की के साथ उसकी शादी कर दी। लड़की गुंजन पढ़ी लिखी संस्कारों वाली थी। उसने संस्कृत में MA कर रखा था। उसके पिता भी ऊंचे पद पर काम करते थे। गुंजन पढ़ने में तो बहुत होशियार थी, परंतु घर के कामों से बिल्कुल अनजान थी। गुंजन के पिता भी पहले पहाड़ों पर ही रहते थे। 2-3 पीढ़ी ही पहले आकर वह दिल्ली में रहने लगे थे। इसलिए गुंजन तो पहाड़ी बोली और वहाँ के रीति रिवाजों तथा खान पान को भी नहीं जानती थी। उसके लिए पहाड़ टूरिस्ट प्लेस की तरह था। शादी का 1 साल घर में सभी का बड़ा अच्छे से गुजरा। कभी कभी वह अपने मायके भी चली जाती थी। 1 साल तक तो सास बहू को ऐसा लगता था जैसे खूब बन रही है, परंतु अंदर ही अंदर दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके दोनों के अंदर के भाव अब बाहर आने लगे थे। माँ समझती थी कि मनीष पर मेरा अधिकार है, परंतु जैसे ही 7 फेरे पड़ जाते हैं माँ का अधिकार खत्म हो जाता है, बहू का अधिकार बेटे पर हो जाता है। अब माँ को लगता था कि उनकी बेटे पर पकड़ ढीली होती जा रही है, उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा है। ना तो अब उसका ध्यान रखता है, न सेवा करता है, न ठीक से तबीयत की पूछता है और ना ही कोई बात करता है। अब उसकी फिजूल खर्ची भी बढ़ रही है। देर रात तक मोबाइल और लैपटॉप पर लगा रहता है। बुढ़ापे में सभी लोगों को नींद कम आने लगती है। उसी प्रकार मनीष की माँ भी बहुत कम रात को सोया करती थी। रात को वह सुनती रहती थी कि दोनों आधी रात तक जगे रहते हैं, क्योंकि बातें करने की आवाजें आती रहती थीं। जो माँ पहाड़ी और इतनी मेहनती थी, पता नहीं उनको अब अर्थराइटिस हो गया, जिसमें हर समय दर्द होता रहता था। मनीष की माँ सोचती थी कि मैंने अब बेटे की शादी करती है, बहू घर में आ गई है, मैं तो बस बैठकर राज करूंगी। दूसरी तरफ गुंजन इसलिए परेशान रहती थी कि मनीष शादी के बाद उसे हनीमून पर नहीं लेकर गया। गुंजन मनीष को कहती थी, यार शादी जिंदगी में रोज रोज नहीं होती है और तुम मुझे हनीमून पर भी नहीं ले जा रहे हो। मनीष कहता, गुंजन ऐसी बात नहीं है, पर तुम ही बताओ माँ को छोड़कर कैसे जाएं? माँ अकेली कैसे रहेंगी? कभी हालात ठीक होंगे तब चलेंगे। गुंजन अपने मन में सोचती, मनीष तो ऐसे करता है जैसे माँ ना होकर कोई छोटा बच्चा है जिसे अकेला नहीं छोड़ पाएंगी। और फिर यह माँ का भी तो फर्ज बनता है कि वह खुद मनीष को घूमकर आने को कहें। यह पति है या दूध पीता बच्चा जो हर समय माँ मिमी आता रहता है, सारा दिन बताता रहता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या त्याग किए, पिताजी के जाने के बाद किन किन कठिनाइयों से मेरी पढ़ाई पूरी करवाकर मुझे आज इस लायक बनाया।
पर जरा पूछो तो मनीष से, कौन सी माँ ऐसी है जो ये सारे काम वह अपने बच्चों के लिए नहीं करती है। यहाँ तक कि पशु पक्षी जानवर भी अपने बच्चों को चोंच में भरकर चुग्गा लाकर खिलाते हैं। माँ खुद तो रसोई में जाने से डरती है, पर हर समय पहाड़ी व्यंजनों को बनाने की कहती है, जबकि गुंजन उनको कई बार प्यार से बता चुकी है कि माँ जी मुझे पहाड़ी व्यंजन बनाने नहीं आते हैं, पर वह हर 2 दिन बाद उसको बनाने की डिमांड कर देती हैं। अपने मायके में तो गुंजन शाम को अधिकतर या तो सहेलियों के साथ घूमने जाती थी या फिर उसके भाई अपनी लाडली बहन को कहीं घुमाने, पिक्चर दिखाने, कहीं बाहर खाना खिलाने ले जाते थे। पर यहाँ का तो माहौल ही अलग था, जिसके कारण घर में बोर होती थी। यहाँ पर आकर पिछले 2 सालों में मुश्किल से 2 या 3 बार ही शॉपिंग करने और फिल्म देखने गई थी। ऐसा नहीं था आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जा नहीं सकते थे, परंतु मेन कारण था माँ, जिसके बिना मनीष हिलना ही नहीं चाहता था। माँ को अगर घर में छोड़ गए तो वह अकेले क्या करेगी, बोर होती रहेगी। तुम बताओ गुंजन, कोई भी व्यक्ति मोबाइल या टीवी पर कितनी देर अपना समय बिता सकता है। गुंजन बड़ी परेशान रहती थी, कैसे अपना समय पास करे। फिर उसे एक उपाय सूझा, क्यों ना कहीं टीचर की जॉब ढूंढी जाए। थोड़ी कोशिश करने पर उसे एक स्कूल में संस्कृत की टीचर की नौकरी मिल गई। माँ ने गुंजन का नौकरी ज्वाइन करने का ऑब्जेक्शन भी किया कि बेटा शाम को जब घर आता है थका होता है, उसे आराम की जरूरत होती है, और तुम घर पर नहीं होगी या थकी होगी तो उस बेचारे का क्या होगा। गुंजन ने जवाब दिया, माँ जी ऑफिस में चक्की नहीं पीसनी पड़ती जो थक जाएंगे। माँ का मन भी घूमने फिरने, फिल्म देखने का करता था, परंतु उनके पैर इतना बोझ नहीं उठा सकते थे। शॉपिंग करने में भी अपने जमाने की चीजें खरीदने की इच्छुक रहती थी। मॉल जहाँ पर एक ही छत के नीचे सारी चीजें मिलती हैं, उसमें भी उनके लिए चलना संभव नहीं था। परंतु घर में अकेला रहने को तैयार नहीं होती थी। कभी अकेली रह भी गई तो पड़ोसियों से गुंजन की शिकायतों के पुल बांध देती थी। जब भी कभी मौका हाथ लगता तो मनीष से भी गुंजन की बुराइयों का पोटला बांधने में नहीं कतराती थी। मनीष की माँ कभी कभी अपने आप को कोसती थी कि मैंने सुंदर शक्ल देखकर शादी कर ली, अच्छा होता शक्ल के साथ साथ अक्ल भी जांच लेती। पर अब तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। ना तो यह घर के काम कर सकती है, ना मेरी सेवा ही करती है। मनीष सिर्फ हूँ हाँ ही करता, कुछ और नहीं बोलता था। वो क्या कहता, उसे गुंजन में कोई कमी दिखाई नहीं देती थी। वह अपनी माँ की आंखों पर लगा 2 पीढ़ी चश्मा उतार कर नहीं फेंक सकता था। माँ के संस्कारों में कैसे परिवर्तन करवाता। जिस माँ ने उसे अपना सब कुछ जिसके ऊपर 12 हो, उसके बदलने या समझाने की वह हिम्मत नहीं कर सकता था। माँ और गुंजन दोनों ही मनीष के ऑफिस से आने का इंतजार करती रहती थी। गुंजन ने जो एक स्कूल में सर्विस ज्वाइन कर ली थी, वहां से वह लगभग 3 बजे तक घर पहुंच जाती थी। मनीष ऑफिस से आकर सीधे माँ के कमरे में चला जाता था तो गुंजन के तेवर बदल जाते थे। मुंह से तो वो कुछ नहीं बोलती थी, पर किचन में जोर जोर से बर्तनों की उठापटक करती। उससे आभास हो जाता था कि उसे माँ के पास बैठना अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर घर में जोर जोर से चप्पल पटकाकर चलती। अगर मनीष सीधा गुंजन के पास चला जाता तो माँ दर्द से कराहने लगती। घुटनों में भगवान किसी को भी दर्द ना दे, ना चलने के ना फिरने के, कहकर अपने को कोसती। धीरे धीरे चल के कमरे के बाहर आ जाती, और बुखार हो तो कुछ दिन में दवाई दारू करने पर ठीक हो जाता है, परंतु यह कमबख्त घुटनों का दर्द तो मेरे जीवन के साथ चिपक गया है। इस बार जब डॉक्टर को दिखाऊंगी तो बोलूंगी कि भूख लगना बंद हो गई है। घुटनों के दर्द के लिए और क्या घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं, पूछूंगी। घुटनों की सूजन को सहलाने लगती और फिर गुंजन को चाय बनाने की कहती। चाय की बात सुनकर गुंजन को बड़ा गुस्सा आता और सोचती कि अगर माँ जी नहीं कहती तो क्या मैं शाम की चाय नहीं बनाती और उन्हें नहीं देती। फिर कई घंटों तक गुंजन का मूड खराब रहता। कहती कि ये माना माँ का बुढ़ापा भी है
और ऊपर से अर्थराइटिस भी है, पर दिखावा ज्यादा करती हैं। आपके पीछे से खुद ही किचन में जाकर पानी गर्म करती हैं, वॉशरूम खुद ही जाती हैं, पर आपके आने पर ही दर्द ज्यादा हो जाता है, जैसे छोटा बच्चा माँ को देखकर मचलने लगता है। मनीष गुंजन को कहता, गुंजन तुम समझने की कोशिश करो, एक तो बच्चे और बड़े एक बराबर हो जाते हैं, दूसरे इन लोगों की आदतें इतनी पक चुकी होती हैं कि उन्हें चेंज करना असंभव होता है, तीसरे इस एज में ये अपने आप को नहीं बदलेंगी, तुम्हें ही इनके अनुसार बदलना होगा। जैसे ऐसे समझो, एक कच्ची हरी पेड़ की डंडी को लो और उसे तोड़ने का प्रयास करो, वह टूटती नहीं झुक जाती है, और यदि सूखी डंडी को ले लो तो वह झुकती नहीं टूट जाती है। तुम ये मानकर चलो कि माँ सूखी डंडी की तरह है जो टूट जाएंगी पर झुकेंगी नहीं, इसलिए तुम्हें ही झुकना होगा। माँ अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में चल रही हैं, जितनी इनकी सेवा करोगी उतने ही आशीर्वाद बटोर लोगी, दुआएं ले लोगी। गुंजन ने जब से स्कूल ज्वाइन कर लिया था वह जल्दी उठती, घर के सभी काम करती थी, लेकिन और यानी माँ से रिलेटेड काम नहीं कर पाती थी, या कहें समय ही नहीं होता था। गुंजन के स्कूल जाने के कारण मनीष ने भी जल्दी उठना शुरू कर दिया था। गुंजन बिना चाय पिए अच्छे से जग नहीं पाती थी, इसलिए मनीष चाय बनाकर देता तब वह जगती थी। माँ को गर्म पानी देता, वॉशरूम लेकर जाता, बाजार से दूध लाता और सब्जी लाता, उसके बाद अपना तैयार होता था, नाश्ता करता और ऑफिस चला जाता। शाम को थक हार कर आता, चाय पीता और माँ के पास चला जाता। माँ के घुटनों को सहलाता, उनके ऊपर तेल लगाकर मालिश करता, दवाइयाँ ठीक से खाई या नहीं पूछता। इसी बीच गुंजन खाना बनाने की तैयारी कर लेती थी। मनीष अपने हाथों से माँ को खाना खिलाता था, हीटिंग पैड से घुटनों की सिकाई भी करता, उन्हें प्यार से लेटाकर अपराधी बोध होता हुआ गुंजन के कमरे में जाता। गुंजन खाना सर्व करती और ताना मारती, मिल गई माँ के कामों से और सेवा से मुक्ति। पर समीर इन बातों की परवाह नहीं करता था। मैं तो सोने से पहले भी माँ के पास जाता, उनको दवाई देता और शुभ रात्रि बोलकर आता। माँ तो यह भी चाहती थी कि गुंजन या मनीष में से कोई एक मेरे कमरे में सो जाया करे। बहाना बनाकर कहती, रात को जब नींद खुल जाती है बहुत घबराहट होती है, उस समय पानी देने वाला भी कोई पास में नहीं होता है, किसी दिन प्यास के कारण ही प्राण पखेरु हो जाएंगे। कमरे में अंधेरा होता है, वॉशरूम जाने पर खुद ही लाइट जलानी होती है, कभी गिर भी सकती हूँ। मनीष कहता, माँ जब भी जरूरत होती है बुला लो, आवाज दे दो या फोन कर दो, साथ वाले कमरे में ही तो होते हैं। माँ और पत्नी के चक्कर में मनीष की अपनी जिंदगी समाप्त हो गई। दोनों को संतुष्ट करने के पूरे प्रयास करता, फिर भी दोनों ही उससे नाराज रहती थीं। अगर गुंजन को कभी साड़ी या सूट दिलवा देता तो वो चिढ़कर कहती, बेटा मेरे लिए कफन ही ले आता। गुंजन कहती, सारी सैलरी माँ की दवाइयों पर खर्च होती है, और जब मैं शॉपिंग या कहीं घूमने फिरने की बात करती हूँ तो हालात तंग है कहते हो। इन दोनों की परेशानियां झेलते झेलते मनीष बहुत तंग आ चुका था। उसने सोचा अब मैं घर में रहना कम कर दूंगा तो दोनों की शिकायतें कम ही सुनने को मिलेंगी। दोस्तों के पास बैठ गप्पे मारूं, उनके साथ कहीं समय बिताऊं, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब वह इतना टूट चुका था कि उसे लगता था कि अब मैं दोनों को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। एक दिन जब वह इसी उधेड़बुन में ऑफिस से घर आ रहा था तो पार्क में रुक गया। बच्चे पार्क में खेल रहे थे। दो छोटी बच्चियां सीसा संतुलन करती खेल रही थीं। एक लड़की एक छोर पर बैठी थी और दूसरी लड़की दूसरे छोर पर। वहीं पर एक छोटा लड़का भी खड़ा था। वो कभी एक तरफ बैठ जाता तो कभी दूसरी तरफ। जिस तरफ भी बैठता था वह नीचा हो जाता था और दूसरा छोर क्योंकि हल्का पड़ जाता था इसलिए ऊपर उठ जाता था। ऊपर जाती लड़की डर जाती तो लड़का ताली बजाकर हंसता। वो अगर उतर जाता तो दोबारा सीसा संतुलन में आ जाता। उसके इधर छोर या उधर छोर पर बैठने के कारण ही संतुलन बिगड़ता था।
लड़का जिधर की तरफ बैठता वह लड़की अपने को सेफ समझती थी और वैसे भी नीचे होती थी, जबकि दूसरे छोर से की लड़की ऊपर उठ जाती थी, जिसके कारण वह डरती थी। मनीष ने विश्लेषण किया कि यही स्थिति तो मेरी बनी हुई है। जब माँ के पास होता हूँ तो पत्नी के तेवर साथ में आसमान पर होते हैं और पत्नी के पास संतुलन पर माँ के बन जाएगा। अगर इन दोनों के बीच अपने आप को संतुलन का अलग हो जाऊंगा। उसने अपने ऑफिस से 1 महीने के लिए अहमदाबाद के ऑफिस में काम ले लिया और अकेला जाने का निर्णय लिया। माँ चिंतित हो गई। मेरा बिना मनीष के कैसे होगा? कौन मुझे देखेगा? बेटा ऑफिस में मना कर दे कि मैं 1 महीने के लिए माँ को छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। मनीष ने कहा, माँ मुझे भी आपको छोड़कर जाने का कोई शौक नहीं है, परंतु वहां पर जाने से शायद मेरा प्रमोशन हो सकता है। दूसरी तरफ गुंजन अकेला रहने को सोचकर परेशान हो रही थी। माँ के पास यहाँ रहे या अपने मायके चली जाए, पर नौकरी भी थी, इतनी छुट्टी नहीं मिल सकती थी। नौकरी की भी छोड़ो, पर सब रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे? बीमार माँ को छोड़कर बहू मायके में रह रही है। क्या जमाना आ गया है? कुंजन ने भी कहा, किसी तरह अपने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। मनीष ने कहा, प्रमोशन की बात न होती तो मैं ऐसी परिस्थितियों में खुद ही नहीं जाता। दोनों को समझाकर मनीष चला गया अपना मिशन पूरा करने को। मनीष के जाने के बाद गुंजन की पहली रात निकली थी। अभी तो वह बिस्तर पर ही थी कि तभी सासू माँ चाय बनाकर गुंजन के कमरे में आ गईं और बोली, बेटा उठ चाय पी ले, मुझे पता है तेरी नींद बिना चाय के नहीं खुलती है। गुंजन हैरान परेशान थी कि आज ये क्या हो रहा है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? पर सपना नहीं, सच था। मैं हड़बड़ाकर उठी। सास ने कहा, मुझे अपने लिए गर्म पानी की जरूरत थी, सोचा साथ में तेरे लिए चाय भी बना दूं। फिर माँ ने कहा, बेटा मुझे सब्जी काटने को दे दो और तू तैयार हो जा, मैं बाजार से सब्जी लाकर भी रख दूंगी। और हाँ, यह बता दोपहर को क्या खाएगी? डॉक्टर को दिखाकर बाजार से काम करती आऊंगी। गुंजन ने माँ को कुछ रुपए दिए और बड़बड़ाते हुए कहने लगी, क्या बात है, माँ ने तो बेटे वाले काम करने शुरू कर दिए। माँ अब अपने घुटनों की मालिश कर रही थी और गुंजन घर की सफाई। गुंजन ने सास के कमरे की भी अच्छे से साफ कर दिया, उनका बिस्तर ठीक कर दिया। मनीष जो काम माँ के करता था, अब वो सभी काम उसकी जिम्मेदारी बन गए थे। धीरे धीरे करके दोनों एक दूसरे के निकट होती जा रही थी। माँ भी सोचती थी कि मनीष ना सही, बहू तो है मेरी देखभाल करने को। गुंजन भी सास से अपनापन महसूस कर रही थी। गुंजन ने अपना बेड सास के कमरे में रख लिया। यह देखकर सास तो फूलकर कुप्पा हो गई। दोनों काफी रात तक बातें करती। 1 महीना बीत गया और मनीष वापस आ गया। घर में घुसते ही उसे घर का वातावरण काफी परिवर्तित लगा। उसने देखा गुंजन माँ के घुटनों पर तेल लगा रही थी। दोनों खुश नजर आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे की शिकायतें नहीं की। अब तो माँ गुंजन की तारीफें कर रही थी, कह रही थी, एकदम शुद्ध सोना है मेरी बहू। रात को सोते समय मनीष और गुंजन एक दूसरे से बात कर रहे थे। मनीष ने कहा, गुंजन रास्ते में मुझे माँ के गांव के पंडित जी मिले, उनसे बातचीत हुई, माँ का हाल बताया। वे कहने लगे, माँ को हरिद्वार वृद्धाश्रम में भेज दो, वहां पर बहुत बुजुर्ग रहते हैं। यह सुन गुंजन ने कहा, मनीष ये क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या माँ हमारे ऊपर बोझ है? मैं उन्हें अपने से दूर कहीं भी नहीं जाने दूंगी। जिंदगी हमारे ही साथ रहेंगी। मनीष, कल को जब हम इस अवस्था में पहुंचेंगे तो हमारे बच्चे ऐसा करेंगे तो हमारे दिल पर क्या बीतेगी? मनीष खुशी में रोने लगा। अगले दिन ऑफिस से आकर मनीष ने सबको मिठाई खिलाई और बोला, मेरा प्रमोशन हो गया। सास और बहू सुनकर खुशी से नाचने लगे। अब मनीष का जीवन सीसा की तरह संतुलित हो गया था। जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। दूसरों की भावनाओं को समझना जरूरी है। जैसा आज हम अपने बड़ों के साथ करेंगे, वही प्रकृति हमारे साथ दोहराएगी। बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से खाएं।
बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से खाएं।